हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में सेक्शन सी में हम हेलमिंथ प्राणियों में पाई जाने वाली अंतःपरजीवी जीवन के लिए जो अनुकूलताएं पाई जाती हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मॉर्फोलॉजिकल अर्थात संरचनात्मक अनुकूलताओं का अध्ययन किया था। आज हम हेलमिंथ प्राणियों में अंतःपरजीवी जीवन के लिए क्या क्या अनुकूलताएं पाई जाती हैं, स्पेशली उनकी फिजियोलॉजिकल या जैविक क्रियाओं के अंदर। अगर हम सर्वप्रथम देखें तो कि हेलमिंथ प्राणी जो होते हैं वो सामान्यतः अंतःपरजीवी होते हैं और इनका जो भोजन होता है वो मुख्य रूप से अपने पोषक के बॉडी फ्लूइड या उनकी कोशिकाओं या जो इन्फ्लेमेटरी एक्सूडेट्स होते हैं उनके द्वारा जो स्रावित पदार्थ होते हैं के ऊपर निर्भर करते हैं। अतः इनमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन पाया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अत्यंत हासित रूप में उपस्थित होती हैं। दूसरा जो इनमें एडेप्टेशन है ऑस्मो रेगुलेशन का, परासरण नियमन का, तो इनका पीएच या और जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो सामान्यतः अपने पोषक के समान या उनसे कम होती है, जिससे कि ये होस्ट सेल से आसानी से जल को ग्रहण कर सकें। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन है वह है अनाक्षीय श्वसन, अर्थात ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया होती है, क्योंकि सामान्यतः जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं जो कि आंत्र परजीवी होते हैं उनमें ऑक्सीजन की उपलब्धता उनके लिए बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। अतः ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को या अपने जो मेटाबॉलिक रेट है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है अर्थात उपापचय दर जो है उसको अत्यंत कम कर देते हैं, क्योंकि अधिक उपापचय दर के लिए अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है भोजन के ऑक्सीकरण के लिए। तो ये अपनी बेसल मेटाबॉलिक रेट को बहुत कम कर देते हैं। अतः रेस्पिरेशन या श्वसन किस प्रकार का होता है? अनॉक्सीय होता है और जो भोजन होता है वह सामान्यतः क्यूटिकल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा जो है वह ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से उत्पन्न होती है और या भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होने के कारण ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन या फर्मेंटेशन होता है, जिसे हम किण्वन प्रक्रिया कहते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ब्रेकडाउन होना, और जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड का निर्माण होता है और ऊर्जा विमुक्त होती है। अतः यह पाया गया कि जितने भी इंटेस्टाइनल पैरासाइट होते हैं या एंडोपैरासाइट होते हैं उनमें ग्लाइकोजन और लिपिड अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होते हैं और प्रोटीन कंटेंट बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है अंतःपरजीवी अनुकूलता के लिए कि जो हेलमिन्थ्स होते हैं वो स्पेशली विशिष्ट एंटी एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं जो कि होस्ट के जठर रस व पाचक रसों से इनकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि जो जठर रस होंगे जिनका पीएच अत्यंत कम होगा, एसिडिक होंगे या फिर पाचक एंजाइम होंगे, वो इनकी क्यूटिकल या इनकी एपिडर्मल लाइनिंग को पचा ना लें, तो उनसे बचने के लिए ये एंटी एंजाइम्स का स्त्रवण करते हैं। अब अपनी निरंतरता को बनाए रखना, विपरीत परिस्थितियों में अपनी जेनरेशन को बचाए रखने के लिए जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट अडेप्टेशन पाई जाती है वह है वास्ट रेट पर रिप्रोडक्शन या प्रजनन दर में बहुत अधिक बहुत अधिक विकसित होना या बहुत अधिक क्षमता होना। और इसका जो मेन जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा सारे पॉइंट्स डिस्कस करने में, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि सामान्यतः जो एंडोपैरासाइट्स हैं वो या तो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, या डायोशियस होते हैं, अर्थात एक ही जो एनिमल होगा या एक ही बॉडी है उसमें सामान्यतः मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव
जो ऑर्गन्स हैं, गॉनेड्स हैं, वो उपस्थित होते हैं और वो अत्यंत विकसित व बहुत अधिक संख्या में होते हैं। और सामान्यतः इनमें स्वनिषेचन सेल्फ फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जिससे कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन या फर्टिलाइजेशन में निषेचन में आने वाली किसी भी प्रकार की परेशानी है उनको अवॉइड किया जा सके। इसके साथ ही साथ जैसे कि टेपवर्म है, उनमें बॉडी के अग्रभाग में कुछ सेगमेंट्स को, कुछ खंडों को छोड़कर शेष सभी खंड जो होते हैं, जिन्हें हम प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, उनमें जिन्हें हम परिपक्व खंड कहते हैं। और परिपक्व खंडों या प्रोग्लोटिड्स का अर्थ होता है कि प्रत्येक सेगमेंट में एक या दो जोड़ी गॉनेड्स उपस्थित रहते हैं, जिनसे कि जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त रिप्रोडक्शन के पश्चात या अधिक मात्रा में एग्स देने के बाद में इनकी जो लार्वल स्टेजेस होती है वो चलन अंगों युक्त होती है, जिससे कि ये एक पोषक से दूसरे पोषक में आसानी से प्रकीर्णन कर जाते हैं या डिस्पर्जन इनका बहुत आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके अतिरिक्त इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन, जिसमें सामान्यतः विखंडन और बर्डिंग मुख्य रूप से होती है, जिससे कि ये बहुत आसानी से अपनी संख्या में गुणन कर सकते हैं, वृद्धि कर लेते हैं। और जो अन्य मेन पॉइंट्स आपको एज अ होल इनके बताएं तो एक तो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं और पार्थिनोजेनेसिस यानी कि अनिषेक जनन भी इनमें पाया जाता है। अब जो लाइफ साइकिल होती है वो भी बहुत ज़्यादा अडेप्टेड होती है, अनुकूलित होती है परजीवी जीवन के लिए, कि एक से अधिक होस्ट होने के कारण ये जो होते हैं आसानी से अपने जो परजीविता है या अपने जो लाइफ साइकिल है उसको एक्सटेंड करके रख सकते हैं या अधिक पोटेंशियल हो जाते हैं अपने आप को सरवाइव करने के लिए। और दूसरा जो लार्वल स्टेजेस होती हैं वो भी बहुत अधिक विकसित होती हैं, कि एक लार्वा जो नेक्स्ट लार्वल स्टेजेस हैं, जैसे कि स्पोरोसिस्ट जो होता है उसके अंदर अनेक डॉटर स्पोरोसिस्ट होती हैं और प्रत्येक डॉटर स्पोरोसिस्ट के अंदर रेडिया लार्वा विकसित हो जाते हैं। प्रत्येक रेडिया से सर्केरिया लार्वा, अर्थात लार्वल स्टेजेस में भी नेक्स्ट स्टेज का जो डेवलपमेंट है वो होता रहता है। तो इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल में भी बहुत अधिक परजीवी अनुकूलताएं प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हेलमिन्थ्स में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस पाए जाते हैं और वो परजीवी जीवन को आसानी से व्यतीत करते हैं। PDF फॉर्म में ये नोट्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे, आप इनको कॉपी डाउन कर लेना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।